ध्यान से। कक्षा 6 में हम लोग जो है आज गणित का जो है पूर्वाभ्यास में जो है पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमें जो है 43 प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या क्या है भाई 43 से आरंभ करेंगे। 43 है, से कम करना है कुछ। प्रश्न संख्या 43 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिखा है पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक क्या होता है भाई? 100 सेंटीग्रेड होता है। ध्यान से देखिएगा, पानी का क्वथन बिंदु क्या होगा? 100 सेंटीग्रेड होता है और इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ध्यान से देखेंगे, ये हमने आपको बता दिया कि यह बराबर होता है, ये सूत्र है, यह बराबर होता है, क्या होगा भाई? ध्यान से देखेंगे, यह बराबर होता है 9/5 सेंटीग्रेड और प्लस क्या 32। इसको हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो है सेंटीग्रेड पैमाने पर 100 खाने होते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है 180 खाने होते हैं। 20 से काट देंगे 5, 20 से काट देंगे 9 हो जाएगा। 9 से इसमें गुणा कर दे तो 9/5 सी हो जाएगा और यह माइनस क्या हो जाएगा 32। तो यह बराबर हम लिख सकते हैं 9/5 सेंटीग्रेड और प्लस क्या 32। देखिए ये सूत्र निकालने का तरीका था, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यह बराबर लिखेंगे 9/5 गुणे क्या सेंटीग्रेड के स्थान पर 100 और प्लस क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों 32। 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 9 180 और प्लस 32, तो ये हो जाएगा 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट। ये जो है आपका फ़ारेनहाइट में जो है क्या दिया? जल का क्वथनांक आपको मिला। इसी प्रकार से सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होगा? तो देखिए सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक बिंदु आपका होगा 0, यानी कि सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक बिंदु 0 सेंटीग्रेड होता है और 0 सेंटीग्रेड को आप आराम से फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। अब बदल के बताइएगा कि आपको आया या नहीं आया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, निम्न माप की रेखा खींचिए। रेखा खींचना है भाई। अब आपको इंचल की जरूरत होगी। इंचल का प्रयोग करके जो आप कहते हैं पटरी की सहायता से आप जो है क्या करेंगे? ये जो है 4.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो ध्यान से देखें, एक हम जो है इंचल का इस निरूपण करते हैं। जैसे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये इसके बाद क्या है 5 सेंटीमीटर है। यहां पर आपको 0 है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है 5 सेंटीमीटर पर ये जो है बीच वाला जो बड़ा लाइन है, ये इसके बीच जो है 5-5 खाने होते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 यानी 5 खाने इसमें हो गए। 1 2 3 4 5 खाने इसमें भी हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये ध्यान से देखने की बात है। अब इंचल ये मान लीजिए कि एक इंचल ही है और इसको आप अपनी कॉपी पर रखिएगा। कॉपी पर रखने के बाद 4.8 सेंटीमीटर का आपको खींचना है। तो ये ध्यान से देखेंगे 4 सेंटीमीटर तो यहां पर हो गया। अब 4 सेंटीमीटर के बाद 8 खाने लेंगे इसमें से, तो ये 5 खाना हो गया, ये 6 7 8 यहां तक आप जो है क्या करेंगे? इसके जो है सहारे आप जो यहां से यहां तक रेखा खींच देंगे। तो अब कितने सेंटीमीटर की होगी? 4.8 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से अन्य मापों की भी रेखाओं को आप जो अध्ययन में लेंगे। अगर वह 3.5 सेंटीमीटर की है
तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी 3.5 सेंटीमीटर का खींचना है तो 5 खाने यानी 5 खाना यहाँ पर आता है। तो यहां से लेकर के आप यहां तक पूरा खींच दीजिए, ये 3 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। आगे देखेंगे कंपास का प्रयोग करके। कंपास का प्रयोग करिए। एक होता है कंपास जिसको आप चांदा कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदा। चांदे का प्रयोग करके 15 अंश के कोण की रचना करनी है। तो 15 अंश के कोण की रचना क्या होगी, कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखें। एक जो है अपनी कॉपी पर एक रेखा खींच ले पहले। अब तो चांदा हमारे पास है नहीं, और उसके बाद इस पर जो है आप चांदे को रखें और उसके पाठ्यांक को इधर से पढ़ें। जब इधर से पढ़ेंगे तो पहले 10 होगा, इसके बाद 20 होगा। 10 और 20 के बीच में एक बड़ी लाइन होगी जिसमें 10 खाने होंगे। वे लाइनों को आप जो गिने 5 तक, और 5 तक गिन देंगे तो ये 15 अंश का क्या हो जाएगा, कोण बन जाएगा। ये 15 अंश का कोण जो बनेगा, आप इसको जो इस तरह से करके 15 अंश का लिख दिए। और इनका नामकरण करने के लिए पहले यहाँ पर ए लिखे, इसके बाद बी और इसके बाद सी। इसका नाम आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, या आप लिख सकते हैं सी बी ए। लेकिन हमेशा ये शीर्ष जो मध्य में रहना चाहिए, ये बीच में रहेगा। या आप लिख सकते हैं सी बी और क्या ए बराबर कितने अंश भाई, 15 डिग्री, 15 डिग्री का। इसी प्रकार से 60 अंश 45 अंश के भी कोण खींच लेंगे। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु जो भी बनाने के लिए कहता है, तो पहले समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है, कोणों के बारे में आप पढ़े ही हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, हम आपको बताने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। पहले आप क्या करें कि एक लाइन खींच लें अपने मन से, इसके एक सिरे पर जो चाप लगा दें, फिर ये काट दें, इस तरह से काट करके इसको काट दें। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, ये 90 अंश का बनेगा। अब यहां पर गोला प्रकार रख करके इधर एक चाप मार दें और इसके बाद इसको क्या करें, मिला दें। तो ये ए बी और सी नाम का एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण, समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। जैसे हम एक 4 सेंटीमीटर की जो है रेखा खींच लिए, 4 सेंटीमीटर की क्या किए, रेखा खींच लिए। यहां पर गोला प्रकार रख करके 5 सेंटीमीटर का चाप मारा, यहां पर गोला प्रकार रख करके 6 सेंटीमीटर का चाप मार दिया। अब इनको हमने क्या किया, मिला दिया। जब ये मिलाया तो ये जो हमारे 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है, और ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है। ये जो 5 सेंटीमीटर की रेखा है, तो ध्यान से देखेंगे कि इसकी भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के भिन्न भिन्न है। तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक जो है 8 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींचा, फिर यहां पर भी 8 सेंटीमीटर का एक चाप मारा, यहां से भी 8 सेंटीमीटर का चाप मारा, तो ये मिला दिया। इसको मिलाने से एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का हम नाम रख देते ए बी सी। ये विषमबाहु है, और इसका भी नाम रख देते ए बी सी। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, क्योंकि ये भी 8 सेंटीमीटर की रेखा है, ये भी 8 सेंटीमीटर की रेखा है। तो ये जो है समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखेंगे चौथी बात क्या है, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये जो है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच देते हैं, अपने मन से खींचिएगा, अपने मन से आप किसी भी माप को ले सकते हैं, और यहां से 7 सेंटीमीटर का चाप मारिएगा गोला प्रकार से, और यहां से भी 7 सेंटीमीटर का। इसके बाद इनको मिला दीजिएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर की रेखा, और ये भी क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखें,
यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो और शेष दो न्यून कोण हो तो उनको समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज की यदि सभी भुजाएं भिन्न भिन्न मापों की हो तो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो आप उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर लेकिन एक भुजा क्या हो, उनसे भिन्न हो, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इन मापों के आप त्रिभुज अपनी कॉपी पर बनाइएगा। ठीक, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं त्रिभुज अगर दिया हो और तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी हो। जैसे एक त्रिभुज दिया है, उसके दो कोणों की माप दी हो, तो उस कोण की माप क्या होगी उसको जानने के लिए हमें जो है यहाँ पर जो एक प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज बनाया है, 48 है, क्वेश्चन नंबर 48। ये दिया आपको एक त्रिभुज है, यहां पर माप दिया है आपको, ये नाम दिया ए है, ये बी है और ये क्या है सी। ये 55 डिग्री का है, 55 डिग्री, और ये कितने का है 65 डिग्री का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले बात तो हमें ये जाननी होगी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप यहां पर लिख लें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर क्या 180 अंश। ये पहले आप जान लें। तो हम इस कोण के बारे में लिखेंगे कोण बी, इसके बारे में लिखेंगे ए, तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, धन कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान 65 है, लिख देते हैं। बी का मान 55 है, तो ये भी लिख देते हैं। और कोण सी का मान पता नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, इनको जोड़ देते हैं तो 120 आया। तो कोण सी का मान 120 के घटाने के बाद क्या जाएगा 60 डिग्री, यानी कोण सी का मान 60 डिग्री का होगा। अब देखिएगा, निम्न वृत्तों से एक वृत्त दिया है, उसके व्यास के मान दिए हैं और उससे हमें जो है क्या ज्ञात करना है भाई, उससे हमें जो है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये ध्यान से देखेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है क्या व्यास और बटे क्या प्यारे बच्चों 2। वृत्त का व्यास बटे क्या लिखेंगे 2, और वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे जब 2 होता है तो पहले प्रश्न में अगर मान लें कि 12 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, तो वृत्त की ये जो व्यास है 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 बटे क्या 2, काट देंगे 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से सवाल आप लगाइएगा। अब जैसे वृत्त का व्यास बराबर पूछ रहा है, तो 2 गुणे क्या लिखेंगे त्रिज्या, 2 गुणे क्या हो गया त्रिज्या। तो ध्यान से देखेंगे, अगर प्रश्न में दिया है कि व्यास त्रिज्या बराबर, या आपको कहे कि 9 सेंटीमीटर बस दे दिया इस तरह से, तो आपको व्यास ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे वृत्त का व्यास, तो 2 गुणे क्या लिखेंगे 9, 9 गुणे 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वृत्त का हम क्या करेंगे व्यास ज्ञात कर लेंगे। ये तो रहा वृत्त के व्यास से संबंधित प्रश्न। अब जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न क्या होंगे, ये तो वृत्त से संबंधित थे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई
लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। ये लंबाई होगी और ये क्या होगी, चौड़ाई होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और ध्यान से देखिएगा, इसका मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ध्यान दें क्या, वर्ग इकाई यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये लिखना पड़ता है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या भुजा का क्या, वर्ग। भुजा पर 2 घात और वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, वर्ग इकाई। ये मात्रक होता है क्षेत्रफल का। अब देखिएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई और धन क्या, चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे क्या, भुजा। ये जो है वर्ग का परिमाप है, ये आयत का परिमाप है, वर्ग का क्षेत्रफल है, ये आयत का क्षेत्रफल है। तो इससे क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और इसे परिमाप के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद ये सूत्र है, ये जो है आपके लिए सूत्र हमने लिखा है, इस सूत्र का आप अध्ययन कर लेंगे तो आराम से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, आयतन से संबंधित हम जो है सूत्र लिख देते हैं। आप आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयतन के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आयतन क्या है, जैसे घन का आयतन, अभी तो बात आपके घन के आयतन की ही हम करेंगे। घन का आयतन क्या होता है, तो ध्यान से देखें, घन, पहले घनाभ का आयतन, चलिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणे भुजा गुणे क्या, भुजा। यानी भुजा पर कितनी घात बाबू, 3 घात। यानी कि घन इकाई लिखते हैं, घन इकाई इसका मात्रक होता है। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन की बात करें तो ये लिखेंगे लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या, ऊंचाई। ये घन का आयतन है, घनाभ का आयतन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये जो है आपका पूर्वाभ्यास जो लेसन है ये लगभग खत्म हो चुका है। आप जो है दंड आरेख के बारे में कक्षा 5 में पढ़े होंगे, तो उनको दंड आरेखित कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, फिर से एक बार जो हम इसको जो है बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है 43 प्रश्न से लेकर के 50 प्रश्न तक, यानी प्रश्न संख्या 43 से 55 तक हल करें। धन्यवाद।